अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को उसके बारे में कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर है फर्स्ट ईयर का जो आप समझना चाहते हैं, कोई लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ईमान लर्निंग को, और वहाँ से आप मेरा लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ओके, मैं अपने चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है हमारा वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में। अब वैरायटी ऑफ लाइफ से क्या मुराद है कि नेचर ने बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा किए हैं। ओके, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनमें वैरायटी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है, जैसे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स के अंदर आपको बहुत सारे टाइप के प्लांट नज़र आते हैं और उन्हीं टाइप को हम वैरायटी कहते हैं। ओके, इसी तरह एनिमल्स है तो आपको एनिमल्स बहुत सारे नज़र आते हैं, जिनमें बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। ओके, बड़े एनिमल्स भी होते हैं। इस तरह प्लांट्स के अंदर आपको जो है वो ट्रीज नज़र आते हैं, कुछ श्रब्स नज़र आते हैं, फिर आपको ग्रासेस भी नज़र आते हैं। बहुत सारे अनगिनत आपको प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपको वैरायटी नज़र आती है। ओके, अगर आप एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक के अंदर भी आपको प्लांट भी मिलते हैं, आपको एनिमल्स भी मिलते हैं, और आपको ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये सारी क्या है, लाइफ की वैरायटी है। तो अब हम अपने इस सिलेबस के अंदर जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिफरेंट जो है वैरायटी को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ में ए सेलुलर लाइफ की। यानी कि ए सेलुलर लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो कि सेलुलर नहीं है। अब आपने पढ़ा था लाइफ का यूनिट क्या था, सेल था। ओके, हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा सेल पे पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल होगा तो आगे लाइफ का आगाज़ होगा, अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए सेलुलर लाइफ पे। ए सेलुलर का मतलब होता है विदाउट सेल, यानी कि ऐसी कोई लाइफ है जिसमें सेल नहीं है। ओके, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट वायरस। ओके, वायरसेस और पॉइजन, ये पुराने वक्तों में लोग क्या कहते थे, इस चीज़ को जो कि ए सेलुलर लाइफ थी इसको वायरसेस कहते थे या फिर पॉइजनस कहते थे। यानी कि ये या तो ये कोई वायरस है या ये कोई जहर है। ओके, लेकिन नाउ अ डेज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे साइंटिस्ट अब बढ़ते गए, उनकी नॉलेज सर्च बढ़ती गई। ओके, तो उन्होंने अपनी जो स्टडी थी उस पर भी एडवांसमेंट जो है वो कर ली। ओके, तो प्रेजेंट नोशन में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफन प्रोटीन कोट। ओके, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो वायरस है या जिसको आप लोग पिछले ज़माने में नाम देते थे पॉइजन का, एक्चुअली वो क्या है, वो पार्टिकल्स हैं किस चीज़ के, न्यूक्लिक एसिड के। अब न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड इज़ अ डीएनए और आरएनए। ओके, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स हैं न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के जिसके पास प्रोटीन कोड होता है, लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते। ओके, अब अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उनका लाइफ से क्या ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ है कि जब वो रेप्लिकेशन करते हैं, यानी वायरस की हम बात कर रहे हैं, इन लिविंग सेल और होस्ट सेल। ओके, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई चीज़ अपनी रिप्रोडक्शन करती है, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है या फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं होस्ट सेल। ओके, सो रेप्लिकेशन के लिए वायरस को किस चीज़ की ज़रूरत है, इन लिविंग होस्ट। अब आप सिर्फ होस्ट सेल नहीं कह सकते, आप कहोगे लिविंग होस्ट। अगर लिविंग होस्ट है तो वायरस रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके, सो देन डिजीज़। अब ये डिजीज़ कॉज करते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, मीजल्स, हेपाटाइटिस एंड एड्स, जो कि HIV वायरस से आता है। ओके, तो ये आप लोग होप सो सब लोग जानते होंगे HIV के बारे में, क्योंकि ये अगर हम बात करें ना कि
जब पुराना ज़माना था, जब लोग जानते नहीं थे, नॉलेज नया नया था या हर बंदे के पास थोड़ा सा नॉलेज था, तो वो शेयर करता था लोगों को बुला के कि मेरे पास ये नॉलेज आया। लेकिन अब आप लोग HIV को गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एड्स को सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि HIV से फैलता है, HIV वायरस का नेम है। ओके, हेपेटाइटिस को सर्च करोगे, स्मॉल पॉक्स को, इन्फ्लुएंजा को, जिस भी चीज़ को आप सर्च करोगे आपको फ़ौरन से इतने सारे आर्टिकल्स की बम्बार आप लोगों के सामने आ जाएगी। ओके, लेकिन पिछले दिनों में ये चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो ऐसे ही लोग जब भी कोई रिसर्च आती थी या जब भी कोई नई बात आती थी तो वो शेयर करते थे आपस में मीटिंग करके एक दूसरे के साथ। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या चीज़ है स्टूडेंट? स्टडी ऑफ वायरस। ओके, ऐसे साइंटिस्ट जो कि वायरस की स्टडी करते हैं उनको हम ऐसे जो कि स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि वायरस को स्टडी करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि जो साइंटिस्ट वायरस की स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। ओके, सो जैसे बायोलॉजी है, क्या है बायोलॉजी? सब जानते होंगे क्योंकि पढ़ी हम बायोलॉजी रहे हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसी तरह क्या है? वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। ओके, एंड अगर हम वायरस की बात करें तो ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, कहाँ से इसको डिराइव किया गया है? वायरस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन विनोम। ओके, तो ये एक लफ्ज़ है विनोम। ये आपका MCQ स्टूडेंट हो सकता है। साथ साथ मैं आपको कोशिश करती हूँ कि MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जो आए मैं आपको बताती जाऊँ। ओके, तो ये आपका MCQs हो सकता है कि इसको कहाँ से डिराइव किया गया? लैटिन वर्ड जिसका मीन है विनोम। विनोम का मतलब होता है स्टूडेंट पॉइजनस फ्लूइड। ओके, क्योंकि जब इस रिसर्च चल रही थी वायरस के बारे में तो लोगों को नहीं पता था कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ आ गई है जो कि अचानक से किसी भी जानदार के अंदर बीमारी पैदा करती है, डिजीज़ कॉज करती है और फिर अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि पता नहीं था लोगों को ये क्या चीज़ है। लोगों ने इसको नाम दे दिया जहर का, कि ये एक जहर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज के मौजूदा दौर में 2020-2021 के अंदर आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल दूँ तो कौन सा वायरस है जिसने लोगों को परेशान कर दिया था? आप सबको भी पता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो वायरस है कोरोना वायरस। ओके, तो अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी ज़्यादा रिसर्च आ चुकी है, लेकिन फिर भी अचानक से एक चीज़ आती है आके वो दुनिया का निज़ाम डिस्ट्रॉय कर देती है, एकदम से रोक देती है हर चीज़ को। ऐसा ही था ना जब कोरोना वायरस आया था तो आप लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, तो वो भी क्या था? एक वायरस। ओके, और ऐसे ही लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। लोग ऐसे, कुछ लोग कह रहे थे कोई जहरीली गैस जो है वो खारिज हुई है, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, वो फैल रही है एनवायरनमेंट के अंदर। तो डिफरेंट नाम लोगों ने उसको देना शुरू कर दिए। ठीक है, और फिर जाके पता चला कि ये एक वायरस है जिसको उसने कोरोना वायरस का नाम दिया। ओके, क्योंकि जब एकदम से बीमारी आई तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, इसका इलाज क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या है, नहीं पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, डॉक्टर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ओके, तो फिर पता चला जी ये एक वायरस है जिसको उन्होंने कोरोना वायरस का नाम दिया। ओके, सो आज के दौर में वायरस इतनी तबाही फैला सकता है, तो पुराने वक्तों में क्या होता होगा जब लोगों को, बेचारों को बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके पास ना नॉलेज था, ना उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियात थी कि वो उनसे फ़ायदा उठा सके। अब तो हमारे पास लैब्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतनी ज़्यादा कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं, तब तो ऐसा भी नहीं था। ओके, सो मीनिंग इसका क्या हुआ? पॉइजनस फ्लूइड। ओके, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ है। ओके, नॉन सेलुलर मीन वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी कि ए सेलुलर। ओके, तो जिसमें कोई सेल नहीं होता लेकिन इन्फेक्शियस एंटिटीज़ होती है विच कंटेन RNA और DNA प्रोटीन कोड रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल। ओके, एंड देन अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की तो कुछ वायरसेस हैं जिनके स्ट्रक्चर यहाँ पे बुक में आपको मेंशन किए गए हैं। जैसे ये वाला वायरस आपको रोड लाइक नज़र आ रहा है, ये है रिब्डो वायरस। ओके, इस तरह राउंड शेप में एक वायरस आपको नज़र आ रही है, वैक्सीनिया वायरस। एंड देन दिस इज़ अ पैरामिक्सो वायरस जो मम्प्स कॉज करता है। एंड दिस इज़ अ फेज वायरस, इसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4-5 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं जो कि बताते हैं कि ये वायरसेस हैं। ओके, एंड देन बात करते हैं वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो वायरस को ए सेलुलर लाइफ में लेके जाते हैं, जो कहते हैं कि ये सेल नहीं है। ओके, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, विजिबल ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब साइज इसका क्या होता है?
10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, अब आपको पता है बैक्टीरिया भी हमें नज़र नहीं आता, हमारे आसपास बैक्टीरिया होंगे लेकिन हमें नज़र नहीं आते। तो क्या है कि वायरस उससे भी छोटा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसको देखने की। दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर्स। अब फिल्टर पेपर पे कोई चीज़ फिल्टर करें जिसमें बैक्टीरिया और वायरस को डाल दिया जाए, तो बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, लेकिन जो वायरस है वो पास कर जाएगा। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम वायरस आया था तो तब फिल्टर किया जाता था, तो बैक्टीरिया या कोई और जरासीम होता था या पैरासाइट होता था वो ऊपर रह जाता था, लेकिन वायरस चला जाता था। तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, लोग कहते थे ये जहर ही है, जिसकी वजह से उन्होंने विनोम नाम रखा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था। जो फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता था। ओके, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स नहीं थी। जब माइक्रोस्कोप्स आई फिर देखा गया कि ये वायरस है। ओके, जिसमें उनको क्या नजर आया, न्यूक्लिक एसिड, जिसको बताया गया कि ये पार्टिकल्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। ओके, एंड देन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 2 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, क्या होते हैं कि ऐसे पैरासाइट्स जो कि विदाउट लिविंग होस्ट ग्रो नहीं कर सकते। हर सूरत में इनको लिविंग होस्ट की ज़रूरत है, देन ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे हो पैरासाइट्स को क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रा मीन इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, पैरासाइट एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम किस पैरासाइट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात कर रहे हैं वायरस की। ओके, वायरस इज अ पैरासाइट डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया का मतलब होता है कि हम जब कोई भी मीडिया खुद से तैयार करते हैं जिसमें हमने किसी भी लिविंग थिंग को ग्रो करवाना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट के लिए हम एक मीडिया तैयार कर लेते हैं। ओके, हम थोड़ी सॉइल ले लेते हैं, या फिर सॉइल ना ले तो एरोटेड वाटर ले लेते हैं जिसके अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं। तो वो वाटर जो है उसके अंदर तमाम उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, तो उस मीडिया को हम आर्टिफिशियल मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायरस है, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वायरस आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाया। ओके, ओनली ग्रो इनसाइड द लिविंग होस्ट वेयर दे रिप्रोड्यूस। जहाँ पे ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पे ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, रीज़न इसकी क्या है कि लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, इसके पास मशीनरी नहीं है अपनी। ओके, फॉर द सेंसेस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, जिसकी वजह से ये ना तो न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही प्रोटीन बना सकता है। ओके, तो इस वजह से, इस लैक ऑफ मशीनरी की वजह से क्या करता है, ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करता है और अपना डीएनए और अपना आरएनए बनाता है। ओके, और देन प्रोटीन कोड। दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन। अब ये फंक्शन ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये होता ही पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट है। ओके, तो अगर वो न्यूक्लिक एसिड बना ही नहीं सकेगा विदाउट होस्ट, उसके पास मशीनरी नहीं है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी वजह से इसको ज़रूरत है लिविंग होस्ट की। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो आप इसमें ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ रीजन के साथ आप लोग लिखेंगे, आपके 2 नंबर पूरे आएंगे। ओके, एंड कॉज इज डिजीज। अब ये डिजीज कॉज करता है जब ये रिप्रोड्यूस करता है, जब हमारे सेल की मशीनरी को यूज़ करता जाएगा तो अपनी तादाद को बढ़ाता रहेगा और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, एंड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब एक बात और यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देखें कि ये रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ओके, ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें आते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड अदर्स। ओके, अब ये वजह है कि वायरस को ये ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी कोई डिजीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, सो अब जब वायरस की डिजीज़ होती है तो हमें नहीं पता चलता पेशेंट्स को क्या मसला है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उसको बीमारी से आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो एंटीबायोटिक्स के जो है वो अगेंस्ट रेजिस्टेंट उसके अंदर मौजूद है। ओके, तो इसी वजह से, और यही वजह है कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल गया, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी डॉक्टर्स ने देने की कोशिश की, बट कोई मेडिसिन सूटेबल नहीं कर पा रही थी वायरस के अगेंस्ट। ओके, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो कोरोना वायरस फैला और लोगों की अचानक से
इतनी ज़्यादा डेथ होना शुरू हो गई, ओके, क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे थे। तो उस वायरस के लिए वैक्सीन बनाई, तब जाके अब कुछ सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, बट केसेस ख़त्म नहीं हुए, ओके। तो कोई भी डिज़ीज़ अगर आती है, नेचर कोई डिज़ीज़ पैदा करती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो हम काम करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, ओके। तो इसी तरह कोरोना वायरस है, पता नहीं कब ये बिल्कुल एक जो है नॉर्मल स्टेज पे आएगा, ओके। अभी तक इसके केसेस मौजूद हैं पूरे वर्ल्ड में, ओके। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था वायरसेस के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बाकी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम वायरस के स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।